हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMA गूंज। दोस्तों, अब प्रस्तुत है विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहाँ धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम विज्ञान की रोशनी में धरती के करोड़ों वर्षों पुराने रहस्यों, उसकी बदलती प्रकृति और उनमें छिपी अनकही कहानियों को सरल और रोचक शब्दों में आपके सामने रखते हैं। हर कड़ी में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रोचक वैज्ञानिक संवाद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ हैं बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ की एक सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अंजू सक्सेना, जिनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ यानी BSIP की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। जहां धरती खुद बोलती है और हम उसके अनुभवों, रहस्यों और यादों को ध्यान से सुनते हैं। धरती की परतों में सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, बल्कि धरती समय की डायरी है। कहीं कोयले की खानों में दबे पत्ते हैं, तो कहीं झीलों की तलहटी में जमी जलवायु की स्मृतियां। इन्हीं स्मृतियों को पढ़ने, समझने और समझाने वाली एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजू सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ। डॉक्टर अंजू सक्सेना पिछले 25 वर्षों से प्राचीन पौधों के जीवाश्म, गोंडवाना काल की वनस्पतियां और गंगा के मैदान की हजारों साल पुरानी जलवायु पर शोध कर रही हैं। आप हमें बताएंगे कि धरती का अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे दिशा देता है। डॉक्टर अंजू, कहानी धरती की कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निमिष, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अंजू जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जब विज्ञान में हम धरती का अतीत कहते हैं, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? क्या यह सिर्फ एक कालक्रम है, या फिर धरती सचमुच अपने अनुभवों, बदलावों और घटनाओं को अपने भीतर सहेज कर रखती है? जी निमिष जी, ये धरती का अतीत वास्तव में सिर्फ एक कालक्रम नहीं है, बल्कि ये जब से धरती बनी है हमारी, तब से लेकर के आज तक जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ तक की सारी परिस्थितियों को अपने अंदर समेटे हुए है। और इन्हीं परिस्थितियों को, इन्हीं धरती की कहानी को, जो आपका प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि धरती हमारी जो है वो सीधे नहीं बोलती है, पर किस प्रकार से हम इसको पढ़ते और समझते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी धरती पे, हम सब जानते हैं, बहुत तरह की चट्टानें होती हैं, और एज अ पेलियोंटोलॉजिस्ट या जीवाश्मिकी वैज्ञानिक के रूप में हमारा काम होता है मुख्यतः अवसादी चट्टानों को पढ़ना। अवसादी चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती हैं, या जिनका जमाव लेयर बाय लेयर होता है। और ये, जैसा कि आपने पहले ही कहा कार्यक्रम के आरंभ में, कि डायरी है, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक पुस्तक है धरती की, जो पुस्तक के रूप में कार्य करती है। और इनकी जो लेयर्स हैं या जो परतें हैं, वो हमें अतीत के वातावरण और घटनाओं को दर्ज करने वाले अध्यायों के रूप में काम करती हैं। और इनसे जो हम जीवाश्म या और प्रॉक्सी, जो अप्रत्यक्ष प्रमाण हम पाते हैं, वो वास्तव में पृष्ठ या अक्षर समझ सकते हैं। और इन अक्षरों को पढ़ करके ही हम धरती की कहानी जानते हैं। जी अंजू जी, तो आज हम आपसे आपके जो शोध का विषय है उसके बारे में बहुत सारे दिलचस्प जानकारियां हासिल करेंगे। आप ये बताइए कि जब आपने भूविज्ञान या पैलेंटोलॉजी के एरिया में काम की शुरुआत की, तो ऐसे कौन से अनुभव थे, ऐसी कौन सी खोज थी जिसने आपको पहली बार यह एहसास कराया कि धरती आज भी अपने अतीत की कहानी चुपचाप अपने भीतर संजोए हुए है और वैज्ञानिक उस कहानी को पढ़ सकते हैं? जी, जब मैंने ऐसे भूविज्ञान की छात्रा बनने का निर्णय लिया, बहुत पुरानी बात है, लगभग 25 से 28 साल पहले की बात है, तो उस समय ये क्यूरोसिटी रहती सबके मन में कि जियोलॉजी क्या है। हम नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनसे हट करके ये कौन सा विज्ञान है और हमको ये क्या बताएगा। तो उसमें हमारा जो एक प्रमुख
पार्ट है हमारे अध्ययन का, वो होता है फील्ड वर्क करना, यानी क्षेत्रीय भ्रमण करना। तो जब हमने अपना पहला दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण किया, जिसमें मैं विशेष रूप से कच्छ में की गई अपने क्षेत्रीय भ्रमण का नाम लेना चाहूँगी, और उसी समय एक बार भूकंप की 2001 की घटनाएँ आई, और वहाँ पर जो कच्छ जाना जाता है वो एक्चुअली फॉसिल म्यूज़ियम की तरह से आप उनको जीवाश्म का संग्रहालय के रूप में भी देख सकते हैं। तो जो उसकी जो हमारे फील्ड वर्क की जो घटनाएं थी वो अभी तक मेरे मस्तिष्क में वैसे ही ताज़ा है, और इन्होंने बताया कि कैसे भूकंप आते हैं, कैसे जीवाश्म दिखते हैं, तो वहाँ से मेरी रुचि इस क्षेत्र में विकसित हुई। आपने अपने पूरे शोध जीवन में धरती के बहुत पुराने समय, कहीं करोड़ों साल पहले के गोंडवाना काल से लेकर कहीं हजारों साल पहले की गंगा के मैदान की जलवायु तक, इन सबको आपने समझने की कोशिश की है। जब आप प्राचीन पौधों के जीवाश्मों पर काम करती हैं तो एक आम श्रोता के लिए यह समझना कुछ कठिन हो सकता है कि करोड़ों साल पुराना कोई पत्ता या तना जो आज पत्थर बन चुका है वह हमें क्या बता सकता है। ऐसे पौधों के जीवाश्मों को देखकर वैज्ञानिक धरती के उस पुराने समय की जलवायु, वातावरण, वहाँ के हालात कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और धरती अपने ये संकेत हमें कैसे देती है आखिर? जी, देखिए, जो हमारा जीवाश्म विज्ञान है ये मूलतः 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला हमारा सिद्धांत है कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, हम जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। तो जो हम आज देखते हैं और जो हमको पुराने करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं, तो एक तो तुलनात्मक अध्ययन करके हम पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा जो सिद्धांत हम लेते हैं वो होता है ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब जो भी हमारी अवसादी चट्टानों में जो परतें जमा हुई हैं, जो सबसे नीचे की परत होगी उसके जीवाश्म सबसे पुराने होंगे, जो सबसे ऊपर की परत होगी वो सबसे नई होगी, अगर वो पूरा संस्तर या होराइजन डिस्टर्ब नहीं है तो। अब हम आते हैं कि आपने पूछा हमसे कि पौधों के जीवाश्मों को देखकर हम कैसे उस समय के वातावरण या जलवायु या हालात का पता लगाते हैं। तो हमें जब किसी चट्टान में कोई पत्ता दबा हुआ मिलता है या पत्ती दबी हुई मिलती है, उसकी जड़ मिलती है या तना मिलता है, जो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो हम देखते हैं कि उस पत्ते का शेप कैसा है, उस पत्ते का आकार क्या है, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं वो प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण है कि लाखों वर्षों में प्रजातियां कैसे बदली। दूसरी बात, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट के, क्योंकि अगर वातावरण में जलवायु में परिवर्तन है तो वो अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो उनकी जो फिजियोलॉजी में जो परिवर्तन होता है, जो ये बनावट में परिवर्तन होता है, वो एक तरह से डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देता है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, अगर पत्ती का जो लमाइना है या जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, फलक कह सकते हैं हिंदी में, उसके किनारे स्मूथ हैं तो ये हमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इशारा करता है। अगर उसके किनारे बहुत कटे फटे हुए हैं तो ज़्यादातर वो कूलर क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार से अगर पत्ती का आकार बड़ा है, बहुत चौड़ा है, तो आपको जो हमारे सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए उनका आकार बड़ा होगा। अगर बहुत छोटा है तो वो आपके एरिड कंडीशन को डिनोट करता है। तो इसी तरह के हम कुछ उनकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं पौधों का, जो हमको बताते हैं कि किस टाइप का जलवायु रहा होगा। तीसरी इसमें सबसे जो मुख्य बात आती है कि पौधे एकदम से नहीं आए धरती पर। अगर हम धरती के इतिहास को देखें जो करोड़ों वर्षों पुराना है, तो पहले जीवन की उत्पत्ति हम जानते हैं कि समुद्री वातावरण में हुई है। उसके बाद उनको उस समुद्र से निकल करके जो सबसे हम प्रिमिटिव प्लांट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, एल्गी, फंजाई, शैवाल और कवक, पहले वही आए हैं। उसके बाद हमारे ब्रायोफाइट आए हैं, फिर हमारे और कॉम्प्लेक्स पौधे आए हैं जिसमें हम फर्न के पौधे हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, और आखिर में सबसे आखिर में हमारे फूल वाले पौधे आए। तो इनका भी एक क्रमिक विकास हुआ है पृथ्वी पर। और हम बिरबल साहनी संस्थान में जो काम करते हैं वो इन्हीं पौधों का, किस तरह से इनका विकास हुआ, किस तरह से ये वातावरण के हिसाब से इन्होंने अपना अनुकूलन किया है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा रोचक विषय आपने बताया कि ये पौधों की जो पत्तियां हैं, उसका जो तना है या उसके और भी कुछ भाग हैं, उसके आकार प्रकार से आप
बहुत सारी चीज़ें पता लगाते हैं जो प्लांट फॉसिल्स कहलाते हैं। तो ये भी बड़ा एक अपने आप में जानने का विषय है कि ये फॉसिल्स आपको कैसे मिलते हैं, इसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन आपका जो शोध का एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक बहुत महत्वपूर्ण भाग गोंडवाना काल से जुड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने गोंडवाना का नाम तो किताबों में शायद कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह साफ नहीं होता कि गोंडवाना हम किसे कहते हैं, ये वास्तव में क्या था, और गोंडवाना कोई महाद्वीप था और भारत से उसका क्या रिश्ता रहा है। जी, गोंडवाना एक तरह से प्राचीन बड़े महाद्वीप का भाग है जिसको हम लोग पैंजिया नाम से जानते हैं, और गोंडवाना नाम दिया गया गोंड ट्राइब के आधार पे, जो मध्य प्रदेश में हमारी जनजाति मिलती है गोंड, उसके आधार पर। क्योंकि ये जो गोंडवाना नाम है ये पहले सबसे पहले एडवर्ड स्वेस एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने दिया था। और उसके बाद इस तरह के पौधे के जीवाश्म प्लांट फॉसिल सबसे पहले क्योंकि मध्य प्रदेश से खोजे गए थे, इसलिए उनकी जनजाति के नाम पर ही इसको गोंडवाना दे दिया गया। अब बात आती है गोंडवाना की, तो गोंडवाना हमारा 5 पुराने महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 भाग आते हैं। और इसलिए क्योंकि जब ये करीब गोंडवाना लैंड जो एग्जिस्ट करती थी था वो लगभग 300 से 250 मिलियन ईयर्स के बीच की कहानी है। मोटा मोटा हम बोलें तो 30 करोड़ से 25 करोड़, और जिस समय ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और जिसको आप सब जानते होंगे शायद कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप बोलते हैं जिसको पैंजिया बोलते हैं, जो बाद में गोंडवाना और लॉरेशिया में टूटा। तो ये जो हमारे गोंडवाना के जो जितने भी महाद्वीप, जो 5 महाद्वीपों के हमने नाम लिए हैं, इसमें लगभग हमें कॉमन फॉसिल जीवाश्म मिलते हैं, इसलिए हम सब इनको मिलाकर के गोंडवाना कॉन्टिनेंट्स के नाम पे जानते हैं। और उस समय जो हमारा भारत, जिसकी आप भौगोलिक स्थिति जो आज देखते हैं कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में, वैसा नहीं था। ये उस समय हमारे दक्षिणी ध्रुव के बहुत पास था। तो उस समय लगभग 20 डिग्री से 40 डिग्री साउथ में स्थित था। तो जो वातावरण था उस समय ठंडा था। जी, बहुत अच्छा। तो ये गोंडवाना को आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। 5 महाद्वीपों को एक साथ मिला के हम गोंडवाना कहते थे, और उस समय हमारी स्थिति जो है, वो जो ज्योग्राफी थी वो कुछ और थी, और हम पोल के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। तो उस समय की वनस्पतियां भी कुछ अलग हुआ करती होंगी, और आपको जो अवशेष या जो फॉसिल्स मिलते हैं वो भी आज से कुछ बहुत भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि उस समय जो हमें पौधे मिलते थे, जो 25 से 30 करोड़ वर्ष के बीच जब गोंडवाना दक्षिणी ध्रुव के आसपास था, वो आज नहीं मिलते हैं हमें। आज वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी समय लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व ही वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं पृथ्वी पर। कौन सी प्रजाति के वो पौधे थे जो? उनको हम बोलते हैं ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा नाम से जानते हैं। गोंडवाना के फ्लोरा को ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा कहते हैं, क्योंकि ग्लोसोप्टेरिस एक पौधा था जो उस समय सबसे ज़्यादा थ्राइव कर रहा था। तो इन जीवाश्मों को अगर हमारे किसी श्रोता को देखना हो, किसी विद्यार्थी को देखना हो, तो वो क्या आपके संग्रहालय में आके उनको देख सकता है? जी बिल्कुल देख सकते हैं। और सबसे रोचक बात ये है कि जिनका मैंने नाम लिया ग्लोसोप्टेरिस, सुनने में क्लिष्ट लग सकता है, पर यही वो पौधा है या इनका पौधों का समूह है जिन्होंने जितना भी भारत में कोयला हमें आज मिलता है, इन सब कोयले का निर्माण करने वाले इन्हीं पौधों का समूह था। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है जो आपने अभी ग्लोसोप्टेरिस का नाम लिया, क्योंकि आपके शोध में ग्लोसोप्टेरिस का नाम मैंने कई जगह देखा जब मैंने आपके पेपर्स पढ़े। तो ग्लोसोप्टेरिस पौधा आपने जो बताया कि एक बहुत खास माना जाता है, गोंडवाना काल का पौधा, और इसके अवशेषों को देखकर आपको उस समय के जंगल, मौसम और धरती में हो रहे बदलाव के बारे में भी कुछ समझ में आता होगा। तो इस तरह की स्टडीज़ भी आपने की होंगी। तो अब यहाँ पर ये आम व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कैसे साबित करते हैं कि जो ये ग्लोसोप्टेरिस का जो फॉसिल मिला है ये गोंडवाना के समय का है, और यहाँ पर कभी जो कोयले का जो खान है वो कभी घना जंगल वहाँ पे हुआ करता होगा। तो ये कैसे आप प्रूव करते हैं? जी देखिए, ग्लोसोप्टेरिस जैसा मैंने बताया, इसमें
कोयला बनाया, ये तो जब हम नमूना संग्रह के लिए जाते हैं, अगर आपको ग्लोसोप्टेरिस देखना है तो आपको कोयला खदान में जाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यही पौधे हैं जैसा मैंने कहा जिन्होंने कोयला बनाया। अब जब कोयला आप देखते हैं तो कोयले में तो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन कोयले के ऊपर और नीचे जो चट्टानें होती हैं उनमें इनके अवशेष आप कह सकते हैं दबे रह गए हैं। तो जब हम उनका अध्ययन करते हैं, उनको निकालते हैं, लेकर के आते हैं, फिर केवल उनका मॉर्फोलॉजी ही नहीं बल्कि उनसे हम एक रासायनिक प्रक्रिया जिसको मैचुरेशन बोलते हैं उसमें ले जाते हैं, तो उनके परागकण भी हमको मिलते हैं और फिर उसके साथ उनके जो रासायनिक संगठन है, जियोकेमिकल सिग्नेचर्स हैं, उनका भी अध्ययन जब हम करते हैं तो उन सब चीज़ों से मिला करके हम ये बताते हैं कि किस टाइप का उस समय परिस्थिति रही होगी। और हम अगर थोड़ा मैं बात करूं कि कोयला बनता कैसे है, तो हम सब जानते हैं कोयला बनता है पेड़ पौधों के दबने से, और ऐसी कंडीशन हो, एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन ना हो जहां वो सड़ ना पाए और वो प्रिजर्व रह जाए, और फिर लंबे समय के साथ उन पे प्रेशर और टेम्परेचर का काम होता है। जितना वो गहरे गहरे दबते जाते हैं, एक बार मान लीजिए आप पेड़ों का इन्फ्लक्स आया, बह के आया और झील या नदी की तलछट पर जमा हो गया, थोड़े दिन बाद दूसरा लिटर आया, तीसरा आया, और इस तरह से लंबे समय तक जब वो दबे रहते हैं और उसमें उनका बायोलॉजिकल क्षरण या डीके नहीं होता है, तब वो लाखों सालों के बाद वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आज हम यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा कोयला जो है वो आपका नॉन रिन्यूएबल है, एक बार हमने ख़त्म कर दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये हमको पौधों के विकास को समझने में बहुत मदद करता है। मैं यहाँ एक बहुत रोचक जानकारी साझा करना चाहती हूँ। आपने जिम्नोस्पर्म्स देखे हैं, जैसे चीड़ का पेड़ या देवदार का पेड़, आपने उनके फूल देखे हैं, कोन की तरह से लगते हैं। आपने एंजियोस्पर्म देखे हैं जिसमें फूल लगे होते हैं। आपने फर्न के पौधे देखे होंगे जिनकी पत्ती की निचली तरफ स्पोर्स मिलते हैं। पर आप जानते हैं ग्लोसोप्टेरिस का पौधा ऐसा पौधा है जिनके फल या फूल उसकी पत्ती के ऊपर ही एक पत्ती निकलती थी उसमें लगे होते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि ये किस टाइप का पौधा है जिसमें पत्ती के ऊपर एक पत्ती निकलेगी और उस पत्ती के ऊपर उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगे होंगे। काश कोई टाइम कैप्सूल हमारे पास होता और हम उसमें बैठ के वो गोंडवाना काल में चले जाते और एक अलग दुनिया हमको दिखाई देती। तो कुछ विज्ञान कथाकार या फिल्म मेकर्स अगर हमें अभी सुन रहे हैं तो उनको भी ये बहुत शानदार जानकारी मिल रही है। बहुत अच्छे से आपने इसको समझा रही हैं आप। और ये आपने बताया कितना करोड़ साल पहले की बात है? ये 30 से 25 करोड़ साल के 30 से 25 करोड़ साल पहले हम आपको ले जा रहे हैं आज। हाँ। और वहाँ आप बता रही हैं कि ग्लोसोप्टेरिस जो नाम का पौधा था वो पाया जाता था, और तब हमारा जो भारत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भी हमारे पोल के पास था। हाँ, लगभग 20 से 40 डिग्री साउथ में। तो ये एक बहुत रोचक विषय यहाँ पर। कितना घना जंगल रहा होगा निमिष जी, ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने मीट्रिक टन कोयला, लाखों मीट्रिक टन कोयला हम निकाल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जंगल रहा होगा इतना कोयला बनाने के लिए, जिसको आज तक हम निकालते आ रहे हैं, बरसों से निकाल रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। जी। और आपके शोध में एक पर्मियन काल की बात भी आती है। तो ये पर्मियन काल क्या होता है, ये भी कितना पुराना काल है? और आपने ये भी बताया है कि अपने अध्ययन में पर्मियन काल के अंत में धरती पर बहुत बड़ी संख्या में पौधे नष्ट हो गए थे। और अब यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि पर्मियन काल में इतने बड़े पैमाने पर पौधों का विनाश हो गया था? तो क्या यह बदलाव अचानक आया होगा या धीरे धीरे हुआ होगा ये सब? हाँ, जो पौधों का विनाश का जहाँ तक बात है पर्मियन काल के अंत में, ये लगभग एक अचानक, आप अचानक इसको ऐसे ना समझिए कि सेकंड्स की घटना है, पर अगर मैं भूवैज्ञानिक या धरती के संदर्भ में मैं बात करूं तो लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन टाइम इंटरवल उसने लिया होगा। अब यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही बताया ग्लोसोप्टेरिस की हमने बात की, पर इससे पहले मैं एक श्रोताओं के लिए एक जानकारी और साझा करना चाहूँगी कि ग्लोसोप्टेरिस मैंने बोला 30 से 25 करोड़, इंग्लिश में हम बोले तो 300 मिलियन ईयर्स टू 250 मिलियन ईयर्स। पर ऐसा नहीं है, 300 मिलियन ईयर्स से पहले भी पौधे थे जिनको हम कार्बोनिफेरस बोलते हैं। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें यूरोप के कोल का और भारत के कोयले का, तो यूरोप का कोल भारत के कोयले से उम्र में पुराना है,
जिसको हम कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड का बोलते हैं। और अगर हमें उस समय के पौधे देखने हो तो अभी हमें हिमालयाज़ में जाना पड़ेगा, ठीक, हमें जहाँ पे कोयले के खानों में वो पौधे नहीं मिलेंगे। और पर्मियन कालक्रम जो एक जियोलॉजिकल पीरियड है, जैसे हमारे सभी श्रोता, मैं समझ सकती हूँ, अवेयर होंगे जुरासिक वर्ल्ड से, सबने जुरासिक पार्क देखी है, तो जुरासिक भी क्या है, एक टाइम पीरियड है। उसी तरह से पर्मियन जुरासिक से पुराना एक टाइम पीरियड है जो ग्लोसोप्टेरिस काल को, ग्लोसोप्टेरिस पौधे को इंडिकेट करता है। अब जब पर्मियन शुरू हो रहा था, पर्मियन पीरियड का जब शुरू हो रहा था, तब हमारे यहाँ कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रही थी, पहले से पहले धरती बर्फ़ से ढकी हुई थी, तो एक नए प्रकार के पौधे ने जन्म लिया जिसको अभी हम सुनते आ रहे हैं ग्लोसोप्टेरिस, और ये फिर आपका 50 मिलियन ईयर्स तक सरवाइव किया। पर्मियन पीरियड ख़त्म होते होते, मतलब लगभग जब हम 250 मिलियन साल के आसपास पहुंच रहे थे, उस समय एक साइबेरियन वॉल्केनिज्म, एक वॉल्केनो ज्वालामुखी की घटना हुई, कहते हैं, जिसने पूरी धरती को बादलों से, काले बादलों से ढक लिया। और ऐसा क्लाइमेट था, जलवायु था, वो इतना गर्म हो गया कि धरती पर रहने वाले जीवों का जीवन मुश्किल हो गया। तो इस घटना को अभी तक हमारी पृथ्वी में से 5 बड़े मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिसमें से ये जो पर्मियन ट्रायसिक वाला, पर्मियन के बाद एक पीरियड आता है जिसको हम ट्रायसिक बोलते हैं, तो उसमें से एक सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन की घटना है, और इसको हम ग्रेट डाइंग इवेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो दुनिया भर में शोध हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि उस समय लगभग 90 से 95% की जो जीव थे, चाहे वो जीव हों, जंतु हों, पौधे हों, वो लगभग पृथ्वी से ख़त्म हो गए थे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना रही होगी। और यही कारण रहा है कि ये जो उस समय ये पौधा खूब फल फूल रहा था, वो एकदम से पूरा ख़त्म हो गया। तो आपने जो पर्मियन ट्रायसिक काल का यहाँ उल्लेख किया, तो उस समय के जो पर्यावरणीय बदलाव को आपने देखा अपने अध्ययन में, तो क्या आपको आज के जलवायु संकट से कोई समानता नज़र आती है उस समय की? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका निमेश जी। जैसे हमने बताया, हम पौधों के पत्तियों का नाप का और आकार का अध्ययन करते हैं, उसी में एक लेयर आती है क्यूटिकल की, जो एपिडर्मिस की तरफ होती है और जो आपके ट्रांसपिरेशन को रोकती है। अगर क्यूटिकल बहुत मोटी है तो इसका मतलब है वो वाष्पोत्सर्जन को रोक रही है। क्यूटिकल पतली है मतलब ट्रांसपिरेशन अच्छे से हो रहा है, वाटर लॉस जो है उतना नहीं कर रहे। प्लस इसका डायरेक्ट लिंक CO2 से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम उनकी स्टोमेटल डेंसिटी देख करके हम पता लगाते हैं कि उस समय PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रही होगी। और अभी जब हम हर समय बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है। तो इससे हमको ये कि जो तुलनात्मक अगर हम विश्लेषण करें अपने शोध का, तो हम ये कह सकते हैं कि धरती पर कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रह चुका है आज के बनिस्बत भी। लेकिन महत्वपूर्ण फ़र्क क्या है कि उस समय मानव नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी हो, कितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो, जीव प्रजाति ख़त्म हो रही हो, डायरेक्ट फ़र्क नहीं है। अभी हम ह्यूमन बीइंग होकर के हम जो ग्लोबल वार्मिंग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए हमारा कंसर्न बहुत अधिक है। बिल्कुल। और जैसा कि IPCC की रिपोर्ट्स में भी ये बड़ा स्पष्ट है कि 95% मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ मिल रही है आपसे अंजू जी। और अब हम आपके शोध में गोंडवाना के बहुत पुराने समय से आगे बढ़कर गंगा के मैदान की ओर जाते हैं। आज गंगा का मैदान हमें शांत और सामान्य दिखता है, लेकिन आप अपने शोध में बताती हैं कि इसकी मिट्टी और झीलों की तलछट में हजारों साल पुराना इतिहास दर्ज है। क्या आप सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि झीलों की परतों और छोटे छोटे कणों को देखकर आप ये कैसे जान लेती हैं कि किसी समय यहाँ ज्यादा बारिश होती थी या लंबे सूखे के दौर भी आए थे? जी निमेश जी, मैंने गंगा के मैदान में भी काम किया है। और झीलें जो हैं, झील जो होती हैं, वो उनको हम बोलते हैं कि सबसे बढ़िया प्रॉक्सी रिकॉर्ड संजो करके रखती हैं। क्योंकि देखिए, जब कहीं सूखी जगह पर डिपॉजिट होता है तो वो हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं मिलते हैं। झील में जो मिट्टी की परतें जमा होती हैं वो एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड प्रदान करती हैं हमें, इसलिए झीलों का अध्ययन बहुत ज़रूरी। और हमारी गंगा का मैदान तो इतना अच्छा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों झीलें हैं।
अब सवाल आता है कि हम कैसे पता लगाते हैं। तो इसके भी बहुत सारे प्रॉक्सी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम परागकण का अध्ययन कर सकते हैं और दूसरे जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे फाइटोलिथ हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर और जो जंतु में अगर हम आएँ तो ऑस्ट्रोकॉड्स हैं, डायटम्स हैं, ये सब कुछ ऐसे वो पैलिनोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जिनका अध्ययन करके हम बताते हैं। अब फिर वही हम मैसेरेशन करके इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव असेसमेंट करना और दूसरा आता है क्वांटिटेटिव। तो वैज्ञानिक के तौर पे हम लोग जब अपना लंबा समय माइक्रोस्कोप पर बिताते हैं, गिनते हैं कि इतने छोटे कण हैं, और फिर उनका मशीनों में एनालिसिस करते हैं कि ये ग्रेन साइज़ जो है वो बालू के कण का है कि मिट्टी, अगर आप मोटा समझे तो हम लोग उसको क्ले बोलते हैं, क्ले, सिल्ट और सैंड, 3 वर्गीकरण करते हैं और फिर उसके बाद उनका अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि किस टाइप का जलवायु या किस टाइप का वातावरण रहा होगा। जी, और अंजू जी, आपके शोध में यह भी सामने आता है कि पिछले लगभग 10,000 से 10,600 वर्षों में गंगा के मैदान की जलवायु एक जैसी नहीं रही। कभी कहीं ज़्यादा बारिश हुई, कभी लंबे समय तक सूखे का दौर आया। आपने लहुरा देवा जैसे झीलों की तलछट पर भी काम किया है और इन बदलावों को समझा है। तो झीलों की ये परतें आपको उस समय के मौसम के बारे में क्या क्या संकेत देती हैं? जी, लहुरा देवा जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जिसमें आर्कियोलॉजिकल माउंट पे काम किया है बहुत सारे लोगों ने, और हमने इसी पुरातात्विक स्थल के बिल्कुल पास में स्थित झील, लहुरा देवा झील पर काम किया, जिससे लगभग हमने 2.8 मीटर की कोर निकाली थी झील से। और इसका इतिहास जब हम डेटिंग किया, हम लोगों ने कार्बन डेटिंग किया, तो लगभग 10,000 का आया। अब हमने कुछ जो इसमें मुख्यतः मैंने फाइटोलिथ की अध्ययन किया था। फाइटोलिथ जो है वो एक तरह के इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कण होते हैं जो जिनका कंपोजिशन SiO2 होता है, सिलिका कण कह सकते हैं। और ये जो कण हैं ये पत्तियों में, तनों में, फूलों में पाए जाते हैं। और अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो आप देखेंगे कुछ घास ऐसी होती हैं जिनको छूते ही आपका हाथ कट जाता है ना, उनका ब्लेड ऐसा होता है, तो वो हाथ कट जाता है क्यों? आपका इन्हीं फाइटोलिथ कणों की वजह से। और ये जो फाइटोलिथ के पार्टिकल होते हैं ये जब सेल के बीच में, पौधों की कोशिकाओं के बीच में जब डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, तो ये उन्हीं का आकार ले लेते हैं, जिससे हमको ये बाद में जब हम इनको मिट्टी में, और अच्छा इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये इनका क्षरण बहुत मुश्किल से होता है। तो आपका पौधा सड़ जाएगा, हो सकता है उसके परागकण भी ना मिले आपको, पर फाइटोलिथ बहुत रेजिलिएंट होते हैं। तो इनकी संभावना अगर ये मिल रहे हैं आपको, तो एसिडिक इन्वायरमेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज इन्वायरमेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं, कोई भी दशाएं रहेंगी, ये सर्वाइव करते तो रहेंगे। ये बहुत बढ़िया आपको, अगर आप इनका अध्ययन करेंगे अपने प्रयोगशाला में, तो आपको डायरेक्ट क्लू देंगे आपको कि किस टाइप का पौधा उग रहा था और कैसी परिस्थिति थी। तो जब हम 10,000 साल का मैंने अध्ययन किया तो हमने इसमें 4 डिफरेंट फेजेस पाए कि 4 बार सूखा आया। और अगर आप इसको लहुरा देवा, क्योंकि आप आर्कियोलॉजिकल साइट भी और हम अगर मानव सभ्यता से जोड़ें, तो ये जो मेरा इसमें मुख्य काम था वो चावल के फाइटोलिथ पर मैंने अध्ययन किया था। और बेसिकली ये बताने के लिए कि चावल का डोमेस्टिकेशन है कि कब मनुष्य या मानव ने अपने हंटर गैदरर को छोड़ करके कृषक बनने की, एक स्थायी सेटलमेंट बसाने की शुरुआत की, तो उसके बारे में भी इससे काफ़ी अच्छी जानकारी हमको मिली। और जो 10,000 साल में 4 बार सूखा की बात है, तो एक बार इसके शुरू में ही लगभग 9,000 साल पे, फिर दूसरी इवेंट हमको मिलती है 4 से 5,000 साल के बीच में, फिर लगभग 1,600 साल के बीच में और 950 साल के बीच में। इसके बीच में हमें मानसून इंटेंसिफिकेशन के भी एविडेंस मिलते हैं और सूखे का, जैसा मैंने बताया आपको। तो बहुत शानदार ये आपके जो रिसर्च में परिणाम निकल के आए हैं। यानी लहुरा देवा पे जो फाइटोलिथ आपने बताया, जो आपके शोध आपने किया, उसमें वहाँ इंसानों का जीवन, उनका रहन सहन, उनके जो भोजन के हैबिट्स थे, वो सब चीज़ें आपको उस शो से पता चल पाती हैं। जी बिल्कुल। और रहन सहन इसलिए क्योंकि अगर जैसा मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम फाइटोलिथ का अध्ययन करें जो आर्कियोलॉजिकल साइट से भी निकले हैं झील के अलावा, तो जिनसे बर्तन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर आग भी जला भी दिया तो भी इसके कण रह जाएंगे, तो हमको ज़रूर पता चलेगा कि कहाँ पर वो कौन सी फसल इकट्ठा करते थे और कौन सी फसल उगाते थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे।
और आपके शोध में एक और बहुत रोचक बात निकल कर आई है कि लगभग 5000 साल पहले जब गंगा के मैदान में सूखे का दौर चल रहा था, उसी समय धान की खेती की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। तो क्या आप आसान शब्दों में ये समझाएंगे कि उस समय की जलवायु और मॉनसून की स्थिति ने इंसान को खेती के कुछ नए तरीके अपनाने के लिए भी कुछ प्रेरित किया होगा क्या? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करें कि आवश्यकता नवाचार की जननी होती है। बिल्कुल। तो जब आपको जलवायु अगर साथ नहीं दे रही है, अभी सूखा पड़ रहा है, तो जैसे झील के किनारे रह रहे हैं, पानी एक मूलभूत आवश्यकता होती है कहीं भी सेटलमेंट बनाने के लिए। तो आप नदी के किनारे रह रहे थे उस समय लोग, या झील के किनारे, तो झील का जो सूखा वाला हिस्सा है किनारे, वहाँ पर उन्होंने चावल उगाना शुरू किया, जो मेरी शोध से पता चलता है। तो उस लेक मार्जिन को लेकर के उन्होंने, क्योंकि वहाँ थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट था, ईजिली ग्रो कर सकते थे, तो इस प्रकार से जो है धान की खेती का आरंभ किया। और फाइटोलिथ धान, न केवल धान ही नहीं, धान, जौ, मीज, इन सब के अलग अलग होते हैं। मुख्यतः घास की जो फैमिली से, पोएसी से बिलोंग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इस फैमिली से रिलेटेड हमारी जितनी भी फसलें हैं, तो उनका जानकारी हम जुटाते हैं। यहाँ एक और मुझे गंभीर बात सामने आ रही है निकल के कि क्या आपके जो इतने शानदार फाइंडिंग्स हैं, हमारे इतिहासकारों को भी ये आप बताती हैं? क्योंकि हमारे इतिहास में भी ये बहुत आवश्यक है कि इनको पढ़ाया जाए, इनको शामिल किया जाए। जी ज़रूर, उसमें दो मत हैं। जैसे हमने अपना झील पर अध्ययन किया, और बाकी बीरबल साहनी पूरा संस्थान में हम कुछ और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुरातात्विक साहित्य पे अध्ययन किया, पर कार्बन डेटिंग को लेकर के मतभेद रहे हैं, पर इतिहासकार इसका संज्ञान अवश्य लेते हैं। स्टेट आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट में भी ये पब्लिश हो चुकी हैं। और मानना न मानना विज्ञान के हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं कि आप शोध से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, पर इस क्षेत्र में अभी भी जो है शोध जारी है, लोग कर रहे हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, तो मैडम आपके शोध के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि धरती का अतीत हमें पहले ही चेतावनी दे चुका था? क्या पुराने समय के जलवायु बदलावों को समझकर हम आज की स्थिति और आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, हम पूरा अध्ययन ही करते इसलिए हैं कि हम प्राचीन धरती में क्या बदलाव हुए उनको समझ सकें, और उनसे सीखे हुए लेसन को जो आगे हम आने वाली प्लानिंग कर रहे हैं या पॉलिसीज़ बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, उनमें हम उस जानकारी को उपयोग में ला सकें। क्लाइमेट मॉडलिंग करना, जो हम पूरा वनस्पति और पूरा जलवायु निर्धारण का काम करते हैं, उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन यही देता है कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से क्लाइमेट मॉडलिंग कर सकें। जी, और अब मैडम अंत में हम आपसे अपने युवा साथियों के लिए आपका संदेश जानना चाहेंगे। जो युवा छात्र छात्राएं आज विज्ञान और पर्यावरण को समझने में रुचि रखते हैं या इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? जी ज़रूर, भूविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में करियर बनाना एक्चुअली पृथ्वी के गहरे इतिहास की यात्रा है, जो रोमांचक अन्वेषण को महत्वपूर्ण विज्ञान के साथ जोड़ती है, ताकि हमारे ग्रह के विकास, अतीत की जलवायु और जीवन की उत्पत्ति को समझा जा सके। अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आप एक्चुअली समय यात्री बनते हैं, टाइम ट्रैवलर बनते हैं, और आप लगभग पृथ्वी की 4 अरब वर्ष पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। आप केवल चट्टानों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जीवन के इतिहास को उजागर कर रहे हैं और उस ज्ञान का उपयोग हमारे भविष्य की रक्षा के लिए करेंगे। तो दिस इज़ लेबर ऑफ लव, जो जिज्ञासा को खोज में बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम पेलियोंटोलॉजिस्ट बनते हैं तो हम उन जीवों की कहानी बताने में मदद करते हैं जिन्होंने मानव आँखों ने पहले कभी देखा ही नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको सुना नहीं। हम उनको जीवित रूप में लेकर के आते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं। एक इसका सबसे उदाहरण डायनासोर का है। आपने लाइव नहीं देखा, लेकिन आज बच्चा बच्चा उसके बारे में जानता है। बिल्कुल। और एक अंतिम प्रश्न यहाँ पर और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आपने धरती के अतीत को बहुत करीब से देखा है, पढ़ा है। जब आप अपने शोध को गोंडवाना से लेकर गंगा के मैदान तक एक साथ देखती हैं, तो आज की मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? जी, सबसे बड़ी सीख जो है, अगर एक शब्द में मैं बोलूँ तो रेजिलियंस है, मतलब लचीलापन है, हमारी संघर्ष क्षमता है।
पुनर्प्राप्ति की क्षमता है। देखिए, जो हमको धरती पर मिला है और किसी ग्रह पर नहीं, हमको जीवन मिला है, हमें प्रकृति के रूप में बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, उपहार मिला है, जिनका हम दोहन कर रहे हैं। पर हमें दोहन करना है, ऐसा करना है कि हम सतत और दीर्घकालिक उपयोग कर सकें इसका, जिससे पर्यावरण को हम कम से कम हानि पहुंचाएं और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने आज से समझौता ना करें, पर हम उनका दोहन इस प्रकार करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती सुरक्षित रह पाए। जब मैं करोड़ों वर्ष के इतिहास को देखती हूँ, अपने अध्ययन की यात्रा को देखती हूँ, तो मैं यही समझती हूँ कि ये धरती पर रहना हमारे लिए ब्लेसिंग है और इसके लिए जिम्मेदार बनना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू जी। आपने गोंडवाना काल से लेकर गंगा के मैदान तक धरती के अतीत की कहानी को इतने विस्तार, सरलता और संवेदनशीलता के साथ हमारे और श्रोताओं के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निमिष जी, और मैं पूर्ण आशा करती हूँ कि श्रोताओं को ज़रूर कुछ रोचक जानकारी मिली होगी मेरे आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज जब हम जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, तो आपके शोध के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि धरती का अतीत हमें पहले ही चेतावनी दे चुका था? क्या पुराने समय के जलवायु बदलावों को समझकर हम आज की स्थिति और आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं? जी निमिष जी, जरूर। जीवाश्मिक पौधों का अध्ययन जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग में सहायता करता है। ये ऊर्जा अन्वेषण, पर्यावरण संरक्षण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने में आधुनिक समाज की मदद करता है। जब हम लाखों वर्ष पूर्व के पौधों के अवशेषों का विश्लेषण करते हैं और वैज्ञानिक पृथ्वी की ऐतिहासिक वायुमंडलीय स्थितियों और पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वर्तमान परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है और हम फ्यूचर में अपनी पॉलिसीज़ का कैसे निर्धारण कर सकते हैं, कैसे इनसे निपट सकते हैं और इन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इसको समझने में और बनाने में बहुत बहुत मदद मिलती है हमारे शोध से। श्रोताओं, आज की इस बातचीत में हमने जाना कि धरती सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो पत्तों, परतों और कणों में अपनी कहानी सहेजे हुए है। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अंजू सक्सेना जी का, जिन्होंने इतने सरल और आत्मीय शब्दों में हमें धरती के लाखों साल पुराने अनुभवों से जोड़ा। आज की बातचीत हमें यह भी सिखाती है कि धरती कभी अचानक नहीं बदलती, वह हमें संकेत देती है, समय समय पर चेतावनी भी देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को समझ पाते हैं या नहीं। गोंडवाना के जंगलों से लेकर गंगा के मैदान की झीलों तक हर परत, हर कण हमें यही बता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन ही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी कुंजी है। डॉक्टर अंजू सक्सेना के शोध से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य के फैसलों का आधार भी है। धरती की यह डायरी हमें सिखाती है कि परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन समझदारी और विज्ञान के सहारे हम उस परिवर्तन के साथ बेहतर ढंग से जीना सीख सकते हैं। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना और अपनी धरती माँ का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे यानी निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ आपके प्रिय कार्यक्रम में कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुई डॉक्टर अंजू सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, जिनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से जुड़ा सवाल ये रहा, पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक विनाशकारी घटना कौन सी थी? सवाल रिपीट कर देते हैं, पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक विनाशकारी घटना कौन सी थी? आप इसका जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8887019138, 3 बार 8 70 19 138। आप हमें अपना जवाब ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, 2nd फ्लोर। मिलेंगे आपसे अगले मंगलवार हमारे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो KGMU गूंज।